मैंने बच्चे की खातिर अपने शौहर की शादी अपनी सहेली से करवा दी। मेरी सहेली यतीम थी। उसने कहा कि जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी, लेकिन शादी को 3 दिन हो चुके थे और मेरा शौहर कमरे से बाहर नहीं निकला था। सहेली से पूछती तो वो शर्माती हुई कहती कि वो थक जाते हैं, इसलिए सोए रहते हैं। एक दिन चुपके से अपने शौहर के कमरे में चली गई। मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी सहेली ने मेरे शौहर को, रियाज और मेरी शादी को 7 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। रियाज मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने रियाज से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और रियाज ने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने शौहर को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने शौहर को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा शौहर तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी अम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही हैं, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, अम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के वक्त जब रियाज घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है आमना, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, इस अंधेरे का क्या करूं, मैं तो उजड़ गई हूँ। रियाज कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास मौजूद हूँ। खुदा का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठी बिठाई तुम्हें क्या हो गया है? मैंने रियाज को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा है कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर रियाज पल भर के लिए उनके चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन फौरन ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं आमना, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। रियाज के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तो मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वो बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ानी है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। जब रियाज घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। रियाज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, अम्मी आमना के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे बच्चों से ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की बात भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मत नहीं देखा जो अपनी बांझ बीवी के थे इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि रियाज की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला शौहर मिला है। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया था कि रियाज का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि रियाज को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वो अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी कि तुम फिक्र ना करो, मैं आमना को तलाक दिलवाकर रियाज की दूसरी शादी जरूर करूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। ये बातें सुनकर मेरे कदमों से तो जान ही निकल गई थी। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी अम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो भी मेरी सास की तरह मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी अम्मी को फोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। अम्मी बोली, आमना बेटी तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? अम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, अम्मी मेरी जिंदगी पहले तो बहुत अच्छी थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर वक्त मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। अब मेरी आज बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना, कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक न एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी, इसीलिए तुम्हें उस दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम रियाज की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करो। वो अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे शौहर ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो, वो तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम्हें बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। अम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बोली, अम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि रियाज की दूसरी शादी करवाए बगैर
मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि ये बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों से अपने शोहर की शादी करवा रही थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी और मुझे रियाज पर यकीन था कि रियाज का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा और इसीलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे रियाज के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक ही चीज की कमी थी और वो ये थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम राशिद था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गाँव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर राशिद बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। तालीम तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वो फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। अम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन राशिद को तो अच्छे बुरे की तमीज तक सिखाई नहीं गई थी। गाँव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत नफरत हो गई थी। राशिद की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी कि वो गाँव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था। मुझे आमना की जगह जान कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि जान मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं राशिद से कहती कि गांव की सारी लड़कियां ही तुम्हारी जान ही हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो वो कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार राशिद मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। राशिद की इन हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं राशिद की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार राशिद की आंखों में आंसू देखे थे और राशिद की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन राशिद इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जागी थी वो भी खत्म हो गई थी। अम्मी पापा से बात करती तो वो कहते कि कोई बात नहीं, अभी वो बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की दरख्वास्त दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और जमीन वगैरह का कहकर गई थी। गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहां सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरे हुए थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था और उसका नाम था रियाज। उसको इस गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से इजाजत लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नजर रियाज पर पड़ी थी। पहले ही नजर में रियाज मुझे पसंद आ गया था। रियाज की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं रियाज से खुद ही मिलने चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा मुझे भी आपका इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने अम्मी के फोन से उसे फोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वो कहने लगा मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर राशिद के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा वो तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी। मैंने रियाज से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ, हो सकता है मेरे माँ बाप को मुझ पर तरस आ जाए। रियाज ने हामी भरी थी और वापस शहर चला गया था और फिर पूरे एक हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी अम्मी मेरी दिल जॉय करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं राशिद से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले बेटा मैंने राशिद की माँ को जुबान दे रखी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं राशिद की माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बस से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। बाबा ये कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी वक्त रियाज को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी रियाज के साथ शहर भाग गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं रियाज को खोना नहीं चाहती थी। रियाज ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब रियाज की माँ को पता चला कि रियाज मुझे घर से भगा लाया है तो वो कहने लगा बेटा तुम गाँव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रियाज भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने ख्यालात की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में कबूल नहीं किया था। उन्होंने मेरे और रियाज के बीच इख्तलाफात डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन रियाज एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। ये भी खुदा का शुक्र था कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाती। खैर जहन्नुम तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ ये सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है।
और मैंने अब अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर, गरीब, लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि वो मेरी बहुत पुरानी सहेली थी। स्कूल के दूर की रिश्ता करने वाली वो औरत कहने लगी, ये लड़की यतीम है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि ये जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी अपने शोहर की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। इसका तो हुस्न देखो, मेरा शोहर तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। औरत कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दबकर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस आबदा नाम की लड़की का रिश्ता कबूल कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा शोहर सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और अम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर रियाज बोला, आप दोनों अब बस भी करो, मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया। क्या मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं? मैंने आपसे कह दिया है कि आमना के अलावा मैं किसी को कबूल नहीं करूंगा। वो मेरी बीवी है और मरते दम तक वही मेरी बीवी रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वहीं रियाज की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद रियाज भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो कहने लगा, तुम मम्मी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लें रियाज। रियाज मेरी बात पर हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। रियाज कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को कबूल नहीं कर सकता, फिर वो चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर अम्मी की पसंद की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की ख्वाहिश है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। रियाज ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं तो बस ये सब रियाज को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर कुछ दिन बाद मेरे और रियाज के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। आबदा मेरी सहेली थी और जिस दिन वो मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने रियाज के साथ बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वो पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। ये ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजारी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं रियाज से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वो तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौदन से पूछा तो वो कहने लगी, रियाज तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूरकर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया क्यों नहीं? तब वो रोने लगी थी और बोली, रियाज ने मुझसे कहा है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। रिश्ता कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। मैंने सोचा कि रियाज मुझसे नाराज़ होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। रियाज की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अजीब से ख्याल सताने लगे थे, इसलिए जब एक दिन आबदा किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। रियाज अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी आबदा। ये लफ्ज़ हथौड़े की तरह मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में आबदा ने रियाज को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी, तब पता चला कि मेरी तो नंद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सियानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आमना बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसने अपने शोहर की शादी जिस लड़की से करवाई है वो मेरी पसंद की लड़की थी, और फिर रियाज भी आबदा पर पहली ही नजर में फिदा हो गया था। ये तो सब उस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने आमना को बेवकूफ बनाया था। ये सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं आमना को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि अब वो सच में बांझ बन चुकी है।
ये लफ्ज़ पत्थर बनकर मेरे जिस्म पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने शोहर के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आपकी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं रियाज के कमरे की तरफ गई तो वो आपदा से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं आमना को भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही वक्त बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आमना के भाइयों को पता चल चुका था कि वो मेरे साथ आई है, इसीलिए वो मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे। हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है, मगर अभी वो अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रह कर आया था, मुझे पता है कि वहाँ लोग कितने ख़तरनाक हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब अम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी बीवी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान, तुम भी मुझे पहली ही नज़र में भाग गई हो। ज़िंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं ये क्या सुन रही थी? ये वही रियाज था जिसकी वजह से मैंने खुद की ज़िंदगी दाव पर लगा दी। मैं दबे कदमों के साथ रियाज के कमरे में चली गई थी। वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, रियाज अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बाँझ बनाना ज़रूरी था क्या? किसी इंसान से खुदा की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तो हम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वो मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं रियाज के घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक यतीम खाने में रहती हूँ। मैंने रियाज से अभी तक तलाक नहीं ली है, क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर यकीन नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैं अम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। वो मुझसे मिलने भी आती हैं। वो मुझे घर ले जाना चाहती हैं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहला ख्याल रियाज का आया था, और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उगी। अब तो मुझे रियाज के नाम से ही नफरत हो गई थी। मुझ पर हंसी आती थी कि कभी मैंने रियाज को दिलो जान से चाहा था। जी चाह के वो लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं, और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, रियाज मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वो मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वो तो अपनी आपदा में खोया हुआ है, और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं रियाज से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वो लिफाफा उस गार्ड से ले लिया, और अंदर कमरे में बैठकर जब लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थीं जो कभी मुझे राशिद ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही राशिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो ये चूड़ियाँ मुझे राशिद ने भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने ये चूड़ियाँ दी थी वो कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर आपना मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। ये टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हैं। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह राशिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या राशिद को मैं अब भी याद थी? क्या राशिद अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी, और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने राशिद के बारे में पूछा था, और राशिद के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। अम्मा ने बताया कि जिस दिन तुम रियाज के साथ घर से भाग गई थी उस दिन राशिद बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वो चीख चीख कर बस आमना आमना पुकार रहा था। मुझे याद आया कि माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी ज़मीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गाँव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया, और अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वो गरीबों को देता है। वो कहता है, मैं इतने सारे पैसों को अपने पास रखकर क्या करूँगा जब मेरी आमना ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसकी हालात की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। राशिद के बारे में ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्द से जल्द राशिद से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल राशिद से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं राशिद से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, अगर तुम चाहो तो राशिद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वो अब भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ राशिद के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार राशिद से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई, और रियाज को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं राशिद के घर पहुंच गई थी
उस वक्त राशिद अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफी देर हो गई, लेकिन राशिद अभी तक नहीं आया था। तब मैं नौकर से पूछकर राशिद के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से आमना लिखा हुआ था, जिसका मतलब है राशिद मुझसे उसी वक्त से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। राशिद ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी और मैंने उन्हीं पैरों से कुचलकर तोड़ दिया था। राशिद ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि राशिद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने आमना कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वो तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह सा लोफर राशिद कहीं खो गया था। मेरे सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता